Hello, dear students. This is social science class study with रिंकू सर। और ये आज से हमारी जो 10th क्लास की क्लासेस हैं यूट्यूब पर वो शुरू हो रही हैं, ताकि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी हेल्प मिले अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके स्कोर को अच्छा करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको जो स्टार्टिंग करवाई जाएगी वो सिविक्स से करवाई जाएगी, यानी कि जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक है। और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स जो अलग अलग तरह के चैप्टर से बन सकते हैं वो इसमें आपको बताए जाएंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्टडी विद रिंकू सर। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो चैप्टर है हमारा सिविक्स का, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का, वो है सत्ता में साझेदारी। पहले चैप्टर का जो नेम है वो सबसे जरूरी होता है हमारे लिए समझना। जब तक हमें जो पूछा गया है या जो टॉपिक हमने शुरू किया है उसके शब्दों का ये अर्थ नहीं पता होगा, तब तक हम चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम उलझे रहते हैं चैप्टर के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर में का जो नाम है उसमें लिखा है सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या होती है? सत्ता होती है जो शासन किया जा रहा है। सत्ता यानी कि जो शासन किया जा रहा है, सत्ता यानी कि शासन। शासन यानी कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ऊपर राज कर रही है, शासन कर रही है, वो सत्ता होती है। उसके बाद है साझेदारी। साझेदारी जो शब्द है वो हमें जो बताता है, वो हमें बताएगा कि किस तरह से हिस्सेदारी होती है, हिस्सेदारी किस तरह से की जाती है, उसके बारे में ये हमें बताएगा। और उसके लिए साझेदारी, जैसे अब हमारा घर होता है, हमारे घर में इतने सारे मेंबर हैं, तो उन सभी मेंबर के बीच में भी एक साझेदारी है, बंटवारा है, एक तरह से ये कह सकते हो। वो काम के डिवीजन को लेके, जिम्मेदारियों के डिवीजन को लेके, वो सब अपने कामों को बांटे हुए हैं। तो साझेदारी का मतलब क्या है? एक तरह से बंटवारा। बंटवारा करना, ठीक है। तो बंटवारा यानी कि जो भी आपके पास काम है, जिम्मेदारी है, उनको जो बांट के किया जाता है तो वो एक तो अच्छे से होती है, व्यवस्थित रूप से हो जाता है। दूसरा, अगर उन चीजों को सब में बांट दिया जाए तो किसी को बेगानापन नहीं लगता, किसी को ये नहीं लगता कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। तो इसलिए इसी इसमें साझेदारी शब्द का यूज किया गया। इसी प्रकार सत्ता साझेदारी, जब शासन किया जाता है तो शासन में किस किस की क्या क्या साझेदारी हो सकती है वो इस चैप्टर में बताई गई है। इस सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए इस चैप्टर में दो अलग अलग देशों के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला जो देश है वो है आपका बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। और अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे आप, जो आपका नीदरलैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है, उसके बीच में ये क्षेत्र आता है। तो ये जैसा कि यहाँ दिया गया है मैप में, ये छोटा सा मैप दिखाया गया है, ये बेल्जियम का मानचित्र है। और इस मानचित्र में ये दिखाया गया है कि बेल्जियम में किस तरह से व्यवस्था है। इसके यहाँ तो नीदरलैंड आता है और यहाँ आपके फ्रांस आ जाता है और इस साइड आ जाता है आपका जर्मनी देश। तो इन तीन कंट्रीज के बीच में है, इस तरफ सागर आ जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है।
इसके पड़ोसी देश पूछ लिए जाते हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड और जर्मनी और उसके बाद आप कह सकते हो फ्रेंच, जो फ्रांस है, इनसे घिरा हुआ है। आगे इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम की स्थिति क्या है। चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में कई भाषाओं के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से 3 भाषाएं हैं। इसमें जो मेन भाषाएं दिखाई गई हैं वो मुख्य रूप से 3 भाषाएं बताई गई हैं। 3 ही भाषा के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं डच, और एक रहते हैं फ्रेंच, और एक रहते हैं जर्मन। जो डच लोग हैं, डच भाषा बोली जाती है, डच भाषा जो बोली जा रही है वो यहाँ पर लगभग 59% लोगों के द्वारा बोली जा रही है। उसके बाद फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, लेकिन फ्रेंच जो बोली जा रही है वो 40% लोगों के द्वारा बोली जा रही है। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरी, एक और भाषा है जर्मन। जर्मन जो बोली जा रही है वो आपके सिर्फ 1% लोगों के द्वारा बोली जा रही है। तो यहाँ आपको देख के ये लगता है कि इस देश में ज़्यादा जो आबादी है वो फ्रेंच वालों की है, यानी कि दबदबा कह सकते हो या जो दबाव कह सकते हो या बोलबाला जो हो सकता है इस देश में वो डच का हो सकता है। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर उलट है। उलट इस प्रकार है कि जो आपके यहाँ पर फ्रेंच लोग हैं उनकी संख्या तो कम है बोलने वालों की, लेकिन ताकत के मामले में, धन के मामले में फ्रेंच वर्ग जो है हमारा, इनका वो काफ़ी स्ट्रोंग है। फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग है यहाँ पर 40% लोग, और डच भाषी लोग इनकी तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दबदबा देखा जा रहा है वो फ्रेंच भाषा का देखा जा रहा है। और ये रह कैसे रही हैं, जो फ्लैमिश क्षेत्र है, फ्लैमिश एरिया है, वहाँ पर डच भाषी लोग रह रहे हैं, और जो बालून का क्षेत्र है वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग रह रहे हैं। और यहाँ इसकी कैपिटल आती है, बेल्जियम की कैपिटल, जिसको ब्रुसेल्स कहा गया है। ब्रुसेल्स में दोनों भाषा के लोग रहते हैं लगभग। अब जब इस देश में संविधान बनाया गया तो सत्ता का बंटवारा कर दिया। भाषा की वजह से भाषा का जो दबदबा था उसको हैंडल नहीं किया गया, सीधा जो जैसे लगा वैसे ही इसको यहाँ का सत्ता का बंटवारा कर लिया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इस देश में तनाव खड़ा हो गया। तनाव किस बात का, इस भाषा को लेकर ही। डच वाले जो लोग थे, डच वाले कहने लगे कि हमारी अनदेखी हो रही है, फ्रेंच वाले हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच क्या हुआ, राजनीतिक मतभेद शुरू हो गए, संस्कृति के मामले में या भाषा के मामले में। और इस विवाद को हैंडल करना बहुत जरूरी था। एक बार स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस देश की स्टोरी को, कि ये तो हमने पढ़ लिया। देखो पढ़ा क्या क्या हमने बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के हमने पड़ोसी देश पढ़े, नीदरलैंड है, जर्मन है और फ्रांस है। कौन सी दो मुख्य भाषा बोली जाती है, डच और फ्रेंच। बहुत कम बोली जाती है जर्मन। डच जो है वो 59% बोली जाती है, 40% यानी कि 40% जो बोली जाती है फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और इसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ये इस तरह से क्षेत्र बना हुआ है। और यहाँ पर हुआ क्या, डच भाषी जो है वो उत्तरी फ्लेमिश यानी कि उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं, और फ्रेंच भाषी जो है वो दक्षिण क्षेत्र वैलून के क्षेत्र में रहते हैं। दोनों समुदायों के बीच में टकराव हुआ, मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। किसको लेकर, अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर, क्योंकि कोई अच्छे से बंटवारा हुआ ही नहीं। तो इस स्टोरी को एक बार यहीं पे स्टॉप करते हैं इस विवाद पर। ऐसा ही एक देश और है जिसका नाम है श्रीलंका। हमारा पड़ोसी देश है, जिसको एक द्वीपीय देश भी कहा जाता है। पूरा का पूरा अरब सागर के अंदर आता है। ओ सॉरी, अरब सागर नहीं, हिंद महासागर में आता है। फ्लो में अरब सागर कह दिया। तो ये हमारे दक्षिण में स्थित है। अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो देश था वो भी एक औपनिवेशिक देश रहा है। इसके ऊपर भी शासन रहा है विदेशी कंपनी का। तो उनसे इसको जब जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी मिली 1948 में। 1948 में जो ये देश है आपका श्रीलंका, ये आज़ाद होता है। 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो
इनकी खुद की सरकार बनी, उस सरकार ने मोर्चा संभाला और देश को आगे बढ़ाने में काम करने लगे। लेकिन यहाँ की जो बनावट थी, यहाँ का जो स्ट्रक्चर देखा गया, जैसे हमने बेल्जियम में देखा, यहाँ पर कुछ इस तरह से था। यहाँ पर जो समुदाय था, जो सिंगली समुदाय है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर बहुमत के रूप में बैठा है। बहुमत यानी कि इनकी संख्या ज्यादा है। तमिल भाषी लोग हैं, दो यहाँ पर भाषाएं बोली जा रही हैं। अब तमिल भी दो प्रकार के हैं। तमिल दो प्रकार के कौन कौन से हैं? तमिल हैं दो प्रकार के, एक तो श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय मूल। श्रीलंकाई तमिल जो मतलब श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल बोल रहे हैं। लेकिन जो भारतीय मूल के तमिल है, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं वो भारत से श्रीलंका में आए थे, तो ये यहाँ पर बसे हुए, देश आजाद हो चुका है, सत्ता का बंटवारा कर लिया, संविधान बना लिया है। लेकिन संविधान में गड़बड़ियां थी। सिंगली भाषा यहाँ पर बहुसंख्यक में थे। बहुसंख्यक शब्द आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी समुदाय, चाहे वो भाषा के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, जाति के रूप में हो, लिंग के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, अगर उनकी संख्या ज्यादा है दूसरों की अपेक्षा तो वो बहुसंख्यक है, और जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक है। इसके बाद यहाँ आता है कि इन्होंने अपना बंटवारा कैसे किया। 1956 में इनका संविधान बनता है। ये अपने संविधान को तैयार कर लेते हैं लगभग, और उसमें सिंगली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर देते हैं। तमिल भाषा जो है उसको, उसकी अनदेखी की जाती है, उसको कोई बढ़ावा देने के लिए कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं। जितनी भी नौकरियां हैं, जो भी चुनाव वगैरह हैं, उन सभी में सारी चीजें जो हैं वो सिंगलियों के पास है। तो ज्यादातर जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार किसने रख लिए? वो सिंगलियों ने रख लिए। तो विवाद होना लाजमी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? विवाद होगा। एक बार मैं ये और बता देता हूँ कि इनकी परसेंटेज जो है वो किस प्रकार थी। यहाँ पर जो सिंगली थे और जो तमिल लोग थे, सिंगलियों का जो है ये बीच में क्षेत्र दिखाया गया है। तमिल जो लोग हैं वो यहाँ और यहाँ इन क्षेत्रों में इनकी संख्या है। तमिल लोग यहाँ पर 18% थे और लगभग 74% के आसपास जो है यहाँ पर सिंगली रह रहे हैं। तो दबदबा देखा जाए, बहुमत देखा जाए तो सिंगलियों का है। अब सिंगलियों ने इनका शोषण करना शुरू किया, जिसकी वजह से बेल्जियम की तरह यहाँ भी तनाव शुरू हुआ। लेकिन यहाँ का तनाव बेल्जियम की अपेक्षा बहुत ज्यादा भयंकर है। यहाँ स्थिति जो है वो गृह युद्ध तक चली गई। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध बेटा वो चीज है जब किसी देश के अंदर, मान लो एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर जो सरकार है, बड़ी संख्या में लोग उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विरोध में हो जाएं, तो सरकार और जनता के बीच में बहुत बड़ा विवाद चल पड़े और देश में युद्ध की स्थिति, आंतरिक रूप से युद्ध की स्थिति। एक तो होता पड़ोसी देश से या किसी दूसरे देश से लड़ाई करना, लेकिन यहाँ अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। तो इन लड़ाइयों, इस युद्ध की स्थिति को कहा जाता है गृह युद्ध। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई जो बहुत मुश्किल थी संभाले जानी। तो हमने यहाँ पर देखे कि किस प्रकार श्रीलंका और जो बेल्जियम दो देश हैं उनमें एक विवाद चला। विवाद किसको लेकर? सत्ता की साझेदारी को लेकर। अब सत्ता की साझेदारी में ये जो विवाद हुआ, इस विवाद को में मुख्य का जो लोगों ने विवाद किया उसके पीछे वो चाह क्या रहे थे? वो चाह रहे थे कि जो सत्ता है उसमें साझा निर्णय लिए जाएं। साझा मतलब कॉमन डिसीजन लिया जाए, सब मिलकर डिसीजन लें। शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। शक्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब एक आदमी के हाथ में शक्ति नहीं रहे, शक्तियों को बांटा जाए, सारी शक्तियां बांट दी जाए। दूसरा, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सब पार्टिसिपेट करें, और एक अच्छी लोकतांत्रिक, अधिक लोकतांत्रिक या अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। और दूसरा, जो वहां पर विविधता है उसका सम्मान किया जाए। विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब होता है अलगपन। जैसे अब ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, क्या सबके लंच बॉक्स एक जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई दाल रोटी लाया है, कोई हलवा लाया है, कोई नूडल्स लाया है, कोई फ्रेंच फ्राइज लाया होगा, कोई सिंपल दो रोटी लाया है और उसके साथ कोई हो सकता है चटनी लाया हो। तो सबका भोजन अलग अलग है। सब अपने घर पे हो सकता है अलग अलग भाषा बोल रहे हो, बोली बोलते हो, सबका घर पे पहनावा अलग अलग है।
ठीक है, तो ये जो अलगपन है ना, चाहे वो बोली के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, खाने के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, इसी को कहते हैं विविधता। तो ये विविधता जो है, जो एक देश के अंदर जब विविधता आ जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है हम भले ही अलग हों लेकिन हमारा सम्मान हो। तो विविधता का सम्मान, साझा निर्णय, शक्ति शक्ति का विकेंद्रीकरण और सबकी भागीदारी और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सभी चीजों को हैंडल करता है सत्ता की साझेदारी। आप कॉर्नर में लिखा हुआ भी देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी क्या है। जब किसी देश में शासन करने की शक्ति या सत्ता को अलग अलग समूहों या समुदायों, क्षेत्रों या स्तरों में बांट कर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब ये है कि जब शासन को या तो अलग अलग समूहों में बांट दिया जाए, या समुदाय में बांट दिया जाए, या क्षेत्र के हिसाब से, या स्तर यानी कि लेवल के हिसाब से बांट दिया जाए और सबका उसमें पार्टिसिपेशन हो जाए, तो वो कहलाती है सत्ता की साझेदारी। तो ये है आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब ये कैसे हैंडल करते हैं, क्या दोनों देश अपनी व्यवस्था में बदलाव अच्छा ला पाते हैं या नहीं, क्या सिचुएशन रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो आपकी पार्ट 2 होगी। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या किया, सत्ता के साझेदारी वर्ड को समझा और दो देशों के उदाहरण को समझा कि उसमें किस वजह से विवाद पैदा हुआ। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या दोनों देशों ने अपने विवाद को सही तरीके से सुलझा लिया या किसी एक ने सुलझाया, और कौन सी चीजें हैं जो सत्ता की साझेदारी को बढ़ावा देती हैं, कौन कौन से सत्ताधारी के हम रूप सत्ता की साझेदारी के रूप देख सकते हैं। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन आंसर कैसे अराइज होंगे, कैसे आप उनका सॉल्यूशन करते हो, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इस वीडियो में दी जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप हमारे इस चैनल में आगे से वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उसको स्टडी विद रिंकू सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आता रहे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।